हाय गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट NLU ओडिशा। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट और मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आई ट्राई कि ज़्यादा लंबी ना हो, पर फिर भी। तो आज की वीडियो में एक्चुअली मैंने 12th, 13th और 14th दिसंबर के 3 दिन के करंट अफेयर्स एक्चुअली कवर किए हैं। ठीक है, क्योंकि कल एक्चुअली वीडियो डालनी थी पर कल डाल नहीं पाया था क्योंकि कॉलेज का कुछ काम था। पर वो काम हो गया है, तो अब 12, 13, 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज पहले बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं इसरो और ओप्पो इंडिया के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है नाविक के लिए। अब नाविक क्या है? तो बेसिकली नाविक इज़ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो बेसिकली इंडिया को बिलोंग करती है। इसरो ने लॉन्च करा था। तो जैसे यूएस के पास जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएस को बिलोंग करता है, वैसे ही इंडिया के पास नाविक है। ठीक है, तो ये हमारी अपनी सैटेलाइट है एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ जीपीएस इज कंसर्न। ठीक है, तो इसरो और चाइनीज़ फ़ोन मेकर ओप्पो, सबको पता होगा कि ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसमें एक नाविक का ऐप आने वाला है। ठीक है, नाविक मैसेजिंग सर्विस इस नाम का एक ऐप आने वाला है, व्हाट्सएप जैसा। तो उसके लिए जो R&D लगता है, R&D बेसिकली क्या होता है? R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने एक एमओयू साइन किया है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन के साथ। ठीक है, इसरो एंड ओप्पो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इस एमओयू के थ्रू कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी, जैसे इसरो ओप्पो को देगा, ओप्पो इसरो को देगा। और इससे जो सीमलेस एक्सपीरियंस होगा जो कि यूज़र्स के लिए होगा, वो उसको थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, यूज़र्स के लिए सीमलेस एक्सपीरियंस बनाने के लिए इस पर्टिकुलर एमओयू को साइन किया गया है। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडिया में शाओमी जो कंपनी है, रेडमी, जिस नाम के रेडमी के फ़ोन आते हैं, एमआई भी जिसको बोलते हैं, तो एमआई ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके फ़ोन्स में नाविक इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अभी ओप्पो के फ़ोन में भी नाविक इंस्टॉल्ड नहीं है। ओप्पो के फ़ोन में भी आज भी जीपीएस ही है, जो कि यूएस का कंसेप्ट है। ठीक है, अभी सिर्फ Xiaomi के फ़ोन में नाविक इंस्टॉल्ड है और इन्होंने इसरो के साथ 2020 में ही कोलैबोरेट कर लिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी, इसको याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने IIT गांधीनगर के साथ एमओयू किया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन एमओयू विद IIT। क्या है? तो IIT है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर। ठीक है, तो इन्होंने जो सैनिक स्कूल्स होते हैं इंडिया में, मैं बताऊंगा सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं, उनके लिए 800 टीचर्स की ट्रेनिंग का इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो अब सैनिक स्कूल्स क्या होता है? बेसिकली तो जिन बच्चों को एनडीए में जाना होता है उनको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो सैनिक स्कूल्स हैं ये बेसिकली उनको बोथ मेंटली एंड फिजिकली ट्रेन करते हैं, ताकि वो एनडीए में जा पाए और अपनी आर्मी को सर्व कर सकें। ठीक है, तो इन स्कूल्स को सैनिक स्कूल्स कहा जाता है। और ये जो सैनिक स्कूल्स हैं ये सैनिक स्कूल्स सोसाइटी के अंडर इस्टेब्लिश हुए थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही संभालती है सैनिक स्कूल सोसाइटी को। और इसका जो क्या बोलेंगे, उद्घाटन उद्घाटन जो है वो 1961 में किया गया था वीके कृष्ण मेनन के द्वारा। और वीके कृष्ण मेनन कौन थे? ये तब के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। अब के कौन है? अब के हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, ये याद रखना, अभी राजनाथ सिंह है। और 1961 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन, उन्होंने सैनिक स्कूल्स इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, इजी। आगे चलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इंडिया में उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, यहाँ नीचे लिखा है नितिन गडकरी जी। इन्होंने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश करी है अभी कुछ ही टाइम पहले, कि इंडिया में टोटल 8 लाख से भी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है। नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा था। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, विच इज़ फॉलोड बाय दिल्ली, कर्नाटक एंड बिहार। ठीक है, ये याद रखना, यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद है दिल्ली में। ठीक है, और सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली जो जीएसटी परसेंटेज लगता था उसको कम कर दिया है अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और उनके चार्जिंग स्टेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, बिना बैटरी के तो चलेंगे नहीं, पेट्रोल तो है नहीं उनमें, तो बैटरी तो लगेगी, तो चार्ज करना पड़ेगा।
तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उन पे अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, पहले 12 लगता था। ठीक है, 12 को हटा के अब 5 कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खरीदी पे। आप अगर खरीदोगे तो आपको 12% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, अब सिर्फ 5% देना पड़ेगा। और जो चार्जिंग है उन पे जीएसटी लगेगा सिर्फ 5% अब। और ये चार्जिंग पे जीएसटी पहले 18 था। ठीक है, तो चार्जिंग यहाँ लिख दिया है। तो जी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदोगे तो आपको 5% देना पड़ेगा। आप अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे जाओगे तो भी आपको 5% देना पड़ेगा। ये पहले 12 था, ये पहले 18 था, अब दोनों ही 5 हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब बिहार के जो मखाने होते हैं, मखाने खाए होंगे यार सबने, बहुत बहुत हेल्दी होता है वैसे, अगर नहीं खाते तो खाना चाहिए। तो बिहार के जो मखाने हैं उनका नाम चेंज करके मिथिला मखाना कर दिया गया है और उसको एक जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, अब जीआई टैग क्या होता है? बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ये पर्टिकुलर टैग देती है। और ये जो रजिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, तो अब जीआई टैग बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह का की कोई चीज़ फेमस है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो साड़ी हो सकती है, कोई खाना हो सकता है, कोई कपड़े, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक जीआई टैग दे दिया जाता है जो उसे उस पर्टिकुलर स्टेट से या रीजन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम जीआई टैग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, लोगों में भी अमेंडमेंट करने को सजेस्ट किया गया है। जो ये मखाना है, मिथिला मखाना, इसके लोगों में चेंज करने को सजेस्ट किया गया है। ठीक है, ताकि लोग इसको अच्छे से पहचान पाए कि ये सिर्फ बिहार से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसको जीआई टैग बोला जाता है। तो जीआई टैग बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इस एक्ट के अंडर जीआई टैग दिया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है। और ये जो रजिस्ट्री मैंने आपको ऊपर बताई, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 आया गया है। अब उसमें इंडिया की रैंक है 66। ठीक है, जीएचएस इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड द जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, ये यूएस में है बेसिकली, इन्होंने कंबाइन करके इस इंडेक्स को बनाया है और इसमें इंडिया को 66 रैंक मिली है। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखना। और टॉप 3 कंट्रीज जो है इंडेक्स में, वो है ऑब्वियसली यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड। ठीक है, टॉप 3 यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, और इंडिया की रैंक है 66, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स 2021 आ गई हैं और इसमें इंडिया की रैंक इज 56। ठीक है, 56 रैंक मिली है इंडिया को इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 2021 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स में। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, किसी भी कंट्री का टैलेंट रिटेन करना और अट्रैक्ट करना, उस पर्टिकुलर चीज़ को गवर्न किया जाता है। जैसे अगर हमारे इंडिया से कोई अच्छा टैलेंट निकल रहा है तो हम उसको रिटेन कितने अच्छे से कर पा रहे हैं कि कहीं वो बाहर जाके पढ़ने तो नहीं जा रहा है, या कि हमारे इंडिया में ही पढ़ रहा है, उस पर्टिकुलर चीज़ को इसके थ्रू जज किया जाता है। ठीक है, तो 64 इकोनॉमीज़ को इसमें जज किया गया है, जिसमें हमारी रैंक ऑब्वियसली ख़राब है क्योंकि 56 आउट ऑफ 64। ठीक है, और एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की रैंक 12th है। आउट ऑफ द एशियन पैसिफिक कंट्रीज हमारी रैंक 12th है। टॉप 3 कंट्रीज देख लो, स्विट्ज़रलैंड, टॉप 3 में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट, स्वीडन सेकेंड एंड लक्समबर्ग थर्ड। ठीक है, इंडिया की रैंक इज 56, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल होने वाली है 2022-2023 में, और इंडिया को उसमें री इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, और कैटेगरी बी की स्टेट में इंडिया को डाला गया है। और ऐसा है कि जो दो ही कैटेगरीज हैं इसमें, ऑब्वियसली कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और दोनों कैटेगरीज में 10-10 कंट्रीज हैं। ठीक है, कैटेगरी ए में ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी इकोनॉमीज़ हैं जिन पे मतलब मैरीटाइम से रिलेटेड बहुत काम होता है, बहुत चीज़ें प्रोड्यूस होती है, बहुत चीज़ें बाहर जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छे से काम होता है। तो कैटेगरी ए में ये सारी कंट्रीज़ हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। ये याद रखना कि कैटेगरी बी में है इंडिया। ठीक है, ए में नहीं है, बी में है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, दुबई की बात कर लेते हैं। तो दुबई को वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट का टैग मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरी गवर्नमेंट में कोई एक भी टुकड़ा पेपर का यूज़ नहीं होता है। अब यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदन ने ये अनाउंस किया है कि दुबई हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। ठीक है,
और इससे क्या होगा कि पेपर अब यूज़ नहीं होगा, तो उससे ऑलमोस्ट 350 मिलियन यूएस डॉलर्स बचाएगी जो दुबई गवर्नमेंट है वो। और अब ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अब कुछ काम नहीं होगा, तो ऐसा होगा कि इन्होंने एक डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे सारे के सारे जो दुबई गवर्नमेंट के काम है वो सारे उस पर लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पेपर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाइयों बहनों, अब थोड़ी बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो कोटक और वीवीएस बैंक के बीच में एक एमओयू हुआ है बेसिकली। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस जो कि एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इन्होंने एक एमओयू साइन किया है वसई विकास सहकारी बैंक के साथ। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होगा कि इस पर्टिकुलर बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उनको जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी तरह का इंश्योरेंस कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप टू प्रोवाइड द बैंक्स कस्टमर एक्सेस टू अ रेंज ऑफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी कस्टमर्स को जो कि वसई विकास सहकारी बैंक के हैं, तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस हेल्प करेगा। ठीक है, तो इनके पास एक स्वीट ऑफ जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वीवीएस बैंक के 21 ब्रांचेस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए यहाँ पे शेयर करी मैंने, याद रख लेना। अब आगे चलते हैं। ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन रिलीज़ हुआ है 2021, ईयर लिखना भूल गया था। तो अब ये क्या हुआ है कि आरबीआई ने इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन है तो ब्रिक्स ने रिलीज़ नहीं किया है, बेसिकली आरबीआई ने रिलीज़ किया है। और आरबीआई ने जो ये पर्टिकुलर बुलेटिन है ये प्रिपेयर किया गया है ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रिसर्च ग्रुप के द्वारा, और इन्होंने पार्टनरशिप करी है ब्रिक्स के सेंट्रल बैंक्स के साथ। अब ब्रिक्स में जितने भी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई ने इंडिया की तरफ से कोलैब किया है इस पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप के साथ। ठीक है, याद रखना। और इसका नाम है ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021। ठीक है, और ये जो बुलेटिन है इसकी थीम रखी है नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलियंस एंड रिकवरी। ठीक है, पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इस पर्टिकुलर बुलेटिन को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो यूएन के जो सिक्योरिटी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपॉइंट किया है कैथरीन रसल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब रसल जो हैं, कैथरीन रसल, ही शी इज़ बेसिकली अ लॉयर एंड ऑल्सो शी इज़ द असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट जो बिडेन। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन, उनकी ये असिस्टेंट भी हैं। ठीक है, तो अब यूनिसेफ के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेकंड पॉइंट में लिखी है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अभी यूनिसेफ में, दैट इज़ डॉक्टर यास्मीन अली हक। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज अब थोड़ी अवार्ड्स एंड ऑनर्स और थोड़ी सी स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में। सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि इंडिया की हरनाज संधू हैज़ बीन क्राउंड एज द मिस यूनिवर्स 2021। ये चंडीगढ़ पंजाब को बिलोंग करती हैं, 21 ईयर्स इनकी एज है, और इन्होंने मिस यूनिवर्स जीता है 2021 का, जो कि 70th एडिशन था। ठीक है, इससे रिलेटेड हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की हरनाज संधू हैज़ बीन क्राउंड। ठीक है, 70th एडिशन था मिस यूनिवर्स कंपटीशन का, और ये इसराइल में हो रहा था। ठीक है, इलत एक सिटी है इसराइल में, वहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा था। और ये इसके साथ क्राउन होने के साथ साथ शी हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन टू बी क्राउंड एज द मिस यूनिवर्स। ठीक है, आफ्टर सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन पहली इंडियन थी जिनको 1994 में ये अवार्ड मिला था, और लारा दत्ता दूसरी इंडियन थी जिनको 2000 में ये अवार्ड मिला था। तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि 21 ईयर्स के बाद, इतने लंबे वेट के बाद, एक इंडियन को ये मिस यूनिवर्स का टैग मिला है। ठीक है, और सेकंड जो आई हैं दैट पर्सन बिलोंग्स टू पैरागुए, और थर्ड बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, सेकंड और थर्ड भी याद रखना, उतना ही इंपॉर्टेंट है। फर्दरमोर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें कि जो जजेस थे जो कि जज कर रहे थे ये पर्टिकुलर कंपटीशन, उसमें एक इंडियन जज भी थी जिनका नाम था उर्वशी रौतेला। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रामानुजन प्राइज़ के बारे में बात कर लेते हैं फॉर यंग मैथमेटिशियंस।
तो इंडिया की जो नीना गुप्ता है, नीना गुप्ता बेसिकली इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। कोलकाता में जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसमें एक मैथमेटिशियन है प्रोफेसर नीना गुप्ता, एंड शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में पार्ट ली थी, डेवलप्ड कंट्रीज पार्ट नहीं ली थी, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पार्ट ली थी, और उसमें से भी इंडिया की नीना गुप्ता हैज़ बीन अवॉर्डेड। और इनको किसके लिए अवार्ड मिला है? बेसिकली इनका आउटस्टैंडिंग वर्क था एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और क्यूमुलेटिव एल्जेब्रा में। ठीक है, तो उसमें इनको ये अवार्ड मिला है। और इसी के साथ ये शी हैज़ बिकम द थर्ड वुमेन ऑल अराउंड द ग्लोब टू विन दिस पर्टिकुलर रामानुजन प्राइज। ठीक है, 2006 में सुजाता को मिला था, एंड ब्राज़ील की कैरोलिना को मिला था 2020 में। ठीक है, याद रख लेना, थर्ड वुमेन है ये याद रख लेना, और नाम क्या है? नीना गुप्ता, ये याद रखना। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो जो मैग्नस कार्लसेन है, ही बेसिकली बिलोंग्स टू नॉर्वे। इन्होंने अब 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है इन्होंने, और इन्होंने रशिया को हराया है, बेसिकली रशिया के ईएन को हराया है 2021 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। ठीक है, फिफ्थ टाइम ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं। और ये जो चैंपियनशिप है बेसिकली ये फाइड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फाइड इज़ नथिंग बट द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसको फाइड कहा जाता है। और ये जो कंपटीशन है ये दुबई में हो रहा था। ठीक है, दुबई में आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं, यूएई में बेसिकली, आगे वाली स्लाइड में पता चलेगा बेसिकली और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैग्नस इज ऑल्सो द फाइड नंबर 1 चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड सिंस 2011। ठीक है, 2011 से इनके पास फर्स्ट रैंक है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2011 से ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यूएई में। तो मैक्स वर्स्टैपन जो हैं, मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन, ही इज़ 24 ईयर्स ऑफ एज एंड ही बिलोंग्स टू द नेदरलैंड्स। ही हैज़ क्लिंच्ड द फार्मूला 1 इतिहाद एयरवेज अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, और इसी के साथ ही हैज़ वन हिज फर्स्ट F1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप। जैसा मैंने पहले बताया था कि साल भर में रेसेस होती हैं, उसके एंड में जो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर होता है, ही इज़ द विनर ऑफ द F1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप्स। और इन्होंने हराया है लुइस हैमिल्टन को। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी पुरानी वीडियो में कि दिसंबर 12 दिसंबर को ये रेस होने वाली है, और इसका जो विनर होगा ही शैल बी क्राउंड एज द F1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप। ठीक है, लुइस हैमिल्टन बिलोंग करते हैं यूके को, और ये जो पर्टिकुलर रेस है ये मैरिना सर्किट में हो रहा था, यास मैरिना सर्किट में आबू धाबी में। ठीक है, अब जो हमने देख लिया कि फर्स्ट नेदरलैंड्स है, सेकंड यूके है, और थर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थर्ड बेसिकली कोई याद नहीं रखता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो थर्ड है स्पेन। ठीक है, स्पेन के कार्लोस सैंस, इनका पूरा नाम है कार्लोस सैंस जूनियर। ठीक है, ही हैज़ बेसिकली कम थर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप। ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो दो ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 12, 13, 14 दिसंबर के स्पैन में। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 दिसंबर। ठीक है, और इस साल की जो थीम है, इस साल की थीम वॉज लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। ठीक है, छोटा सा था, इजी पीजी, इजी पीजी। ठीक है, नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। ठीक है, चलो अब नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2021 की बात कर लेते हैं। ये एक नेशनल दिन है, ये इंटरनेशनल दिन नहीं है। तो 14 दिसंबर को दिस पर्टिकुलर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 1991। ठीक है, 1991 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद से 14 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इस पर्टिकुलर ब्यूरो के अंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक ब्यूरो है विच पर्टिकुलरली सेलिब्रेट्स दिस एनर्जी कंजर्वेशन डे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 8 to 14 दिसंबर को एक आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम का एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा सेलिब्रेटेड एनर्जी कंजर्वेशन वीक चल रहा था। ठीक है, 8 to 14 दिसंबर क्या चल रहा था? एनर्जी कंजर्वेशन वीक। ठीक है, इसका नाम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले 3 दिन के।
तो गाइज विद दिस वी हैव बेसिकली कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वाली वीडियो। ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑक्यूपाइड देन प्लीज़ डू सो। ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन नेक्स्ट वीकेंड का जो क्विज़ है, ऑनलाइन जो लाइव क्विज़ है, उस पर आई एम वर्किंग, और उसमें आई विल ट्राई एंड कवर नवंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो नवंबर 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई विल कवर इन दैट पर्टिकुलर क्विज। ठीक है, तो बिल्कुल मत मिस करना इस पर्टिकुलर क्विज को, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ पढ़ते नहीं है यार, अपन मस्ती वस्ती भी करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, अगर नहीं किया है तो प्लीज़, किसका वेट कर रहे हो, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस पर सारी डिटेल्स आई विल कीप पोस्टिंग इस पर्टिकुलर क्विज के बारे में और वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में इन जनरल। ठीक है, सो या दैट वाज इट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑक्यूपाइड, like the video, share the video with your friends, and I'll see you in the next class. Bye bye.